Hello everyone, welcome to my channel. So here we are starting a new segment, and that is complex integration under complex analysis or complex methods, whatever we can say. So under complex analysis, there is one lecture is there, one video is there, that is complex differentiation. One single video, one short video is there, and that is already uploaded. एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, एंड अदरवाइज चैनल से भी देख सकते हो. उसमें मेनली आई हैव tried to cover all the portions from differentiation, complex differentiations, and उसमें मेनली जो है तुम लोग को मिलेगा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, है ना. बहुत सारा क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मेरा वहाँ पे सॉल्व है, और मैंने कोशिश किया है कि सभी टॉपिक को कवर करने का फ्रॉम डिफरेंशिएशन. तो इटसेल्फ वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. एंड लेकिन अगर तुम लोग अगर बोलोगे, डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कि डिफरेंशिएशन में भी जो डिफरेंट टॉपिक्स है, अगर उनका डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन. एनीवेज, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन. ठीक है. अच्छा, तो देखो इंटीग्रेशन देख के थोड़ा सा बच्चे लोग जो है वो डर जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं ना, क्योंकि वैसे ही इस सेमेस्टर के सिलेबस में तुम लोग इंटीग्रेशन करते हुए आ ही रहे हो, मल्टीपल इंटीग्रल वगैरह है ही, तो उसी का ही कंटिन्यूएशन हम लोग बोल सकते हैं. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के शुरू में जो हमें देखने को मिलेगा, दैट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, दैट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल, है ना. लाइन इंटीग्रल ऑलरेडी पढ़ा है तुम लोगों ने. जो मेरा मल्टीपल इंटीग्रल का जो सीरीज है, जो प्लेलिस्ट है, उसमें ही लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल का एक वन शॉट वीडियो बना हुआ है. उसी में लाइन इंटीग्रल को मैंने डिटेल में समझाया भी है, और उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व मिल जाएगा. तो लाइन इंटीग्रल का ही यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली देखो सिंपल शब्दों में ज़्यादा इसको, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कोई भी अगर बुक वगैरह से अगर देखना स्टार्ट करोगे या फिर देखोगे भी, तो उसमें शुरू में बहुत सारा थ्योरी वगैरह मिलेगा जो कंफ्यूज कर सकते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उतना सब कुछ फिलहाल हम लोग करेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो तो ज़रूर देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे, सो डू नॉट वरी. लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इजी वे में चीज़ों को स्टार्ट करते हैं ताकि मुश्किल ना लगे. तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम लोग वही एक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, बस और कुछ नहीं. इंटीग्रेशन जो होगा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन टाइप का होगा, डेफिनेट टाइप का होगा, दैट इज हमें लिमिट देखने को मिलेगा. तो लिमिट देखने को मिलेगा एंड एक फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है. लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, तो ऑब्वियसली जो फंक्शन होगा वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा. अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब पता ही है सभी को, इमेजिनरी पार्ट उसमें इन्वॉल्व होगा. तो जनरली जो होता है, ये हम ऑलरेडी हम लोग देख भी चुके हैं बहुत बार कि जो एफजेड जो फंक्शन होता है, एफजेड फंक्शन को जनरली हम लोग इस फॉर्मेट में लेते हैं u प्लस आई वी, जहाँ पे u जो होता है ये होता है रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन, और v जो होता है ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन. ये सब कुछ ये सेम ही रहता है लगभग थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स सेम ही रहता है. तो यहाँ पे क्या है कि एफजेड एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एंड z इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट वेरीज ओवर अ पीस वाइज स्मूथ सिंपल कर्व c. अच्छा, यहाँ पे वैसे ये देखना नहीं है, ये जो, अच्छा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर से यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि fz एक फंक्शन है. मैं एक डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके दिखाऊंगा, सो डू नॉट वरी. एंड एक कर्व इसमें इन्वॉल्व होगा, इस कर्व के ऊपर हमें इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं. ठीक है, तो वही यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट पूरा यहाँ पे यूज होने वाला है. अच्छा, तो पहले मैं इसका नोटेशन में समझा दूं, फिर उसके बाद डायग्राम लेके मैं आ रहा हूँ. तो जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा उसको, अच्छा ऊपर वैसे ये बॉक्स ये नहीं होगा यहाँ पे, मतलब ये मैं हटा नहीं सका, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है. इंटीग्रेशन साइन देना, कैसे लिखना है इसको, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का ये जो जनरल फॉर्म है इसको कैसे लिखना है, सिंपल एक इंटीग्रेशन साइन देना है, और नीचे इंटीग्रेशन के नीचे यहाँ पे c लिखना है. c क्या है, वही c जो कर्व है, जिस कर्व के ऊपर हमें इंटीग्रेट करना है, वही लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट है. इंटीग्रेट किसको करना है सर, एफजेड जो कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है. और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि z यहाँ पे वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यहाँ पे z है, तो इंटीग्रेशन के लिए भी यहाँ पे एक dz आ जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट होगा, बस और कुछ नहीं. तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से लिख के करना सही रहता है. हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अभी ताकि ये पूरा चीज़ हमें समझ में आ जाए.
क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बताया एफ जेड को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, और जो जेड होता है जो कि वेरिएबल है, एफ जेड तो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, जेड वेरिएबल का फंक्शन है, और जेड जो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसका जनरल फॉर्म क्या रहता है, एक्स प्लस आई वाई। बस ये दोनों फॉर्म हमेशा के लिए याद रखना। एफ जेड का फॉर्म जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस यही लिया जाता है, देखने को मिलता है यू प्लस आई वी, एंड जेड जो कि वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, उसका जो फॉर्मेट लिया जाता है दैट इज एक्स प्लस आई वाई। बस इतना है और कुछ नहीं। तो ऑब्वियसली अगर मेरा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो dz मुझे क्या मिल जाएगा, dx प्लस आई डी वाई, है ना। तो देखो यहाँ पर वही लिया गया है dz के जगह पर, एंड fz के जगह पर लिया गया है u प्लस आई वी, एज सिंपल एज दैट। तो इस फॉर्मेट को दिमाग में रख के ही हमें आगे बढ़ना है। और ये जो c जो पाथ है अभी जो मैंने बताया, अब मैं एक डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा एक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, सो डू नॉट वरी। इस मतलब मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, शायद मैं बीच में आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक कर्व हो गया सी, इस सी के ऊपर मुझे एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो ये जो सी है ना, ये जो सी है, इस सी को बोला जाता है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर एक टेक्निकल टर्म जो हमें आगे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा दैट इज कॉन्टूर, ठीक है, कॉन्टूर। एंड दैट इज वाई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को हम लोग कॉन्टूर इंटीग्रेशन भी कभी कभी बोल देते हैं। तो ये जो पाथ है, इसी पाथ को ही हम लोग कॉन्टूर बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। एंड अच्छा, वही मैंने अभी बताया, एंड दैट इज वाई ये जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है ओवर एनी पाथ, मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, डू नॉट वरी। इसीलिए इस इंटीग्रल को या फिर इस इंटीग्रेशन को कॉन्टूर इंटीग्रेशन या फिर इस इंटीग्रल को कॉन्टूर इंटीग्रल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है जो शुरू में हमें जानना जरूरी है, जो कि मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूँ थोड़ा सा जिस्ट में, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, तो डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हमें इंटीग्रेट करना है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम लोग एफ जेड से लिख रहे हैं, जिसका जनरल फॉर्मेट है यू प्लस आई वी, जिसका जनरल फॉर्मेट है यू प्लस आई वी। एंड जो वेरिएबल है, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसका फंक्शन है एफ जेड, जो कि है जेड, जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, उसका जो जनरल फॉर्मेट है वो है एक्स प्लस आई वाई। तो ऑब्वियसली डीजेड दोनों साइड डिफरेंशिएट करने से डीजेड हो जाएगा, डीजेड इज इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव होगा डी एक्स प्लस आई इंटू वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई, तो डीजेड ये मिल जाएगा। तो ये जो मेरा फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन ओवर सम क्लोज्ड सर्किट सी या फिर सम पाथ सी एफ जेड डी जेड, इसको हम अगर हम लोग रियल फॉर्मेट में लिखें, रियल टर्म में लिखें, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया। हाँ, और एक टर्म हम लोगों ने सीखा दैट इज ये जो सी पाथ है जिसके ऊपर हमें इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, उस पाथ को हम लोग कॉन्टूर बोलते हैं, कॉन्टूर। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टर्म कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टूर इंटीग्रेशन या फिर कॉन्टूर इंटीग्रल। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल पार्ट। आप थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन लेके चीज़ों को और अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इटसेल्फ, ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन का। तो बेसिकली एक बार क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो इंटीग्रेट करना है एक फंक्शन को, फंक्शन क्या है ध्यान से देखना, फंक्शन इज जेड बार, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है ना। वो था ना इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, कहाँ गया, ये रहा, ये जो था इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, ये इस क्वेश्चन में ये है इंटीग्रेशन जेड बार डी जेड, ठीक है, अलोंग सम पाथ सी, अलोंग सम पाथ सी, ठीक है। अभी सी जो पाथ है ना, अलोंग द कर्व सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टूर, राइट। अब ये जो पाथ है ये दो डिफरेंट केसेस के लिए हमें सॉल्व करना है। एक बार ये पाथ लेने के लिए बोला है कि द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन, ये एक हो गया। दूसरा सेकंड केस दैट इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस एंड द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस टू दैट, ये हम बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट वाला केस को आराम से समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। तो देखो पहले तो ये देख लो कि z का जो जनरल फॉर्म हम लोग लेते हैं दैट आई हैव ऑलरेडी सेड, जो वेरिएबल है जो हम लोग लेते हैं एक्स प्लस आई वाई, वही हम लोग लेके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर, यहाँ पे सॉल्यूशन पे, एंड ऐसे लेते हैं कि लेट z इक्वल्स टू जो मैंने बताया एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। अच्छा, तो z बार क्या होगा, तो देयरफॉर z बार मतलब ये हमें पता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दैट इज जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको उसका साइन हमें चेंज कर देना होता है। तो z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, बस इतना तो सभी को पता है, डन है। चलो, तो ये मेरा एफ जेड फंक्शन मेरा रेडी हो गया, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हम लोग का एफ जेड फंक्शन मिल चुका है दैट इज x माइनस आई वाई, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब पाथ जो लिमिट है दैट इज 0 to 4 प्लस 2i, ये इस, अच्छा बाय द वे ये क्वेश्चन को अगर चाहते तो इस तरीके से भी गिवन मतलब दिया जा सकता था कि इंटीग्रेट जेड बार डी जेड
और पाथ को अलग से लिख देता कि अलोंग द पाथ दिस बोल के, अच्छा नहीं, यहाँ पे जो जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो अलग से यहाँ पे मेंशन कर सकता था कुछ इस तरीके से कि फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 4+2y, तो भी ये सेम ही क्वेश्चन बनता, सिर्फ दो डिफरेंट, मतलब यहाँ पे क्या किया कि इंटीग्रेशन के लिमिट में ही उस लिमिट को लिख दिया गया है, अदरवाइज अलग से भी ऐसा लिखा मिल सकता है, दोनों सेम है, ये दिमाग में क्लियर रखना, ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अच्छा सेकंड, अब मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ क्योंकि ये जगह हमें यूज करना है। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया z बार। अच्छा अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा डायग्राम इसका समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो c जो पाथ है इसको समझना ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, साइड में यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा साइड में, राइट हैंड साइड में ये मैंने बना लिया x एक्सिस y एक्सिस। बेटा पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लो कि कोई भी जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये जो जनरल फॉर्मेट लेके ही आगे बढ़ूँ, x प्लस आई वाई, ये तो सभी को पता है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, x प्लस आई वाई, असल में ये जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर ऐसे भी लिख दे ऑर्डर पेयर x, y, तो भी सेम मीनिंग इसका बनता है। तो बेसिकली z जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर x y जो कार्टेशियन प्लेन है इसके ऊपर एक पॉइंट को डिनोट करते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज p एंड जिसका कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, मतलब अलोंग द x एक्सिस हमें x यूनिट्स तक जाना है एंड अलोंग द y एक्सिस हमें y यूनिट्स तक जाना है, तो ये तो फिर हमें ये पॉइंट p मिल जाएगा, ये होता है इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट्स है पहले उसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ मतलब फर्स्ट जो केस है यहाँ पे जो पाथ यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में, पहले उसको एक बार लिख लेते हैं। तो लेट मी राइट लाइक दिस कि ये हम लोग फर्स्ट केस कर रहे हैं ना, नंबर 1 वाला जो है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन joining z equals to 0 and z equals to 4+2y, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो, देखो मैं इसको थोड़ा सा साइड में समझा देता हूँ। z equals to 0 मतलब समझना x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 0, और इस 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 प्लस आई इंटू 0। तो अगर दोनों साइड में कंपेयर करें तो x का वैल्यू क्या बन रहा है 0 एंड y का वैल्यू भी 0 बन रहा है। तो बेसिकली z इक्वल्स टू 0 मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट दैट इज द ऑरिजिन, दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑरिजिन। z इक्वल्स टू 0 मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑरिजिन। दूसरा पॉइंट क्या है, z इक्वल्स टू प्लस माइनस 4+2y। ओके, पहले मैं इस डायग्राम को क्लियर कर दूं थोड़ा सा, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, चलो इसको हमने कर दिया क्लियर। यहीं पे बनाएंगे, इसी के ऊपर बनाएंगे, इसी के ऊपर ही इस पिक्चर को बनाएंगे, इसका जो डायग्राम बनेगा इसको यहीं पे बनाएंगे। ओके अच्छा, तो ये हो गया, एक हो गया। दूसरा है z इक्वल्स टू 4+2y। तो कंपेयर करो, है ना, x प्लस आई वाई के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो पॉइंट क्या यहाँ पे बन रहा है, 4,2 बन रहा है पॉइंट। 4,2 मतलब समवेयर अराउंड हियर 4,2 पॉइंट होगा। x एक्सिस के ऊपर 4,0 तक आना है एंड y एक्सिस के ऊपर 0,2 तक जाना है, तो मिल जाएगा ये वाला पॉइंट। चलो मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, a नाम देता हूँ मैंने, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने a, ठीक है। ये है फिलहाल सिनेरियो। और हमें यहाँ पे क्या बोला है, देखो द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 4+2y। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो पाथ है जिसके अलोंग हमें इंटीग्रेट करना है वो असल में ये स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ना। z इक्वल्स टू 0 मतलब ये मेरा o पॉइंट है, ऑरिजिन है, एंड z इक्वल्स टू 4+2y मतलब ये मेरा a पॉइंट है ना। ये रहा यहाँ पे कैलकुलेशन, यही मेरा a पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ स्ट्रेट लाइन ही मेरा फर्स्ट केस के लिए जो c जो पाथ है वो है, ठीक है। यही मेरा c पाथ है फॉर द फर्स्ट केस। तो इंटीग्रेट जो हमें करना है अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन, अलोंग दिस पाथ हमें इंटीग्रेट करना है। ओके चलो फिर अभी इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पे इस c जो मतलब यहाँ पे ये जो c कोई पॉइंट नहीं है, c इस एंटायर स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है, ये इसको पहले दिमाग में क्लियर कर लो, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना जरूरी है ताकि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सके। तो अभी मैं यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया था असल में कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दैट इज द o पॉइंट, है ना,
ये मेरा O पॉइंट है और ये मेरा A पॉइंट है ना। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा सर, इसका इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक फॉर्म को यूज करना है, एंड आई होप यू रिमेंबर 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा याद है कि नहीं बताना, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन याद है, क्लास 11 में किया था शायद। और इसका जो फॉर्मेट होता था y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन। रिमेंबर ये होता था इसका फॉर्मेट। अब सिंपली यहाँ पे फिर वैल्यूज पुट करते हुए चलना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 0 को मतलब ऑरिजिन को x1 y1 ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड इसको x2 y2 ले रहा हूँ, एंड इस इक्वेशन में पुट करूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा, लेट अस सी। तो दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस, तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, तुम लोग इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 माइनस 0 नहीं सॉरी 2 माइनस 0 होगा ये, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0। इसको अगर आराम से सिंप्लीफाई करोगे तो जो इक्वेशन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा दैट इज x इक्वल्स टू 2। ये हो गया मेरा इस c जो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो पाथ है, जो कर्व है, जो कॉन्टूर है, उसका इक्वेशन, सॉरी ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पाथ करना। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें इस क्वेश्चन में, फिर अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मतलब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तो तुम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, देखो मैं यहाँ पे स्टेप्स में बता देता हूँ। सो फार हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने ये वाला स्टेप किया जो, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया नंबर 2, तीसरा हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन बनाया कर्व का सी का पाथ का, नंबर 4 अभी हम इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ, ठीक। देखो मैंने नंबरिंग कर दिया सो दैट तुम लोगों को ढूंढने में आसानी है। तो इंटीग्रेशन ओवर सी जेड बार डी जेड इज इक्वल, देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर सी मतलब यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे सी मतलब ओ ए जो स्ट्रेट लाइन है वही है और कुछ नहीं है ना, ओ ए स्ट्रेट लाइन ही है यहाँ पे सी, मैं बार बार बता रहा हूँ, ओके। जेड बार मतलब एक्स माइनस आई वाई, ओके ओके, एंड डी जेड मतलब लास्ट स्लाइड में बताया था, कुछ देर पहले ही बताया था, ये रहा डी जेड है ना, डी एक्स प्लस आई डी वाई, क्योंकि जेड को हम लोग इस फॉर्मेट में ले रहे हैं, इसको देखना, तो इससे हमें यही मिलेगा राइट, डी जेड का वैल्यू डी एक्स प्लस आई डी वाई, तो डी एक्स प्लस आई डी, चलो ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर से इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आइदर पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर दोनों वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, दोनों को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, जो तुम लोग को ठीक लगे, जो ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। ओके तो ये था है ना, मैंने सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है इन द नेक्स्ट पेज, एंड यहाँ से सिर्फ ये जो था एक्स प्लस 2y, सिर्फ इसको मैंने यहाँ से उठाया है ना, जो हमें लास्ट मिला था दैट इज द स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x प्लस 2y। तो अगर x इक्वल्स टू 2y है तो dx क्या मिल जाएगा, dx विल बी 2dy, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं, सिंपल दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो dx इक्वल्स टू 2dy हो गया, डन। चलो अभी तो इसका मतलब क्वाइट तुम लोगों को दिख ही रहा होगा, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं x को पूरा y में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन OA को मैं बाद में लिखूंगा, फिलहाल OA लिख के ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो x की जगह पे मैं लिख दूंगा 2y माइनस आई वाई, जैसा है उसको मैंने वैसा ही छोड़ दिया। अच्छा ds की जगह पे मैं लिखना प्रेफर करूंगा 2dy, जो कि मुझे अभी मिला, प्लस आई टी वाई, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन लिया जा सकता है, दैट इज यहाँ से 2 माइनस आई, मतलब इस टर्म से मैं y को कॉमन लेके मैं बाहर लिख रहा हूँ, और यहाँ से मैं dy को कॉमन लेके मैं बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ हटके नहीं किया, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस का टेक्निक मैं फॉलो कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ओवर OA, अच्छा अब 2 माइनस आई एंड 2 प्लस आई दोनों ही कांस्टेंट है, तो दोनों ही इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो मैं काम करता हूँ इन दोनों को मैं बाहर ही लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन लिखूंगा। तो 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई ये आ गया है बाहर, इंटीग्रेशन ओवर OA
वाई डी वाई इक्वल्स टू, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, टू माइनस आई एंड टू प्लस आई, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर ओ ए वाई डी वाई। बहुत बढ़िया। अब 4 माइनस आई स्क्वायर मतलब सर आई स्क्वायर का वैल्यू होता है कितना, -1, तो 4 माइनस आई स्क्वायर मतलब 4 माइनस ऑफ -1 दैट इज सिंपली 5। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन ओवर ओ ए, और ये है 5 तो होगा बाहर, तो इक्वल्स टू लिख सकते हैं 5 इंटीग्रेशन ओवर ओ ए वाई डी वाई। अब ओ ए क्या है, ओ ए है स्ट्रेट लाइन, और इस ओ ए से ही हमें इस इंटीग्रेशन का लिमिट मिलेगा, इस ओ ए से ही इस इंटीग्रेशन का लिमिट हमें मिलेगा। तो लिमिट किसका लेना है, y का लेना है, तो y का वैल्यू चेंज कैसे हो रहा है सिर्फ उतना देखना है अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन। सर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 0 ओ से लेके a तक है, तो o पे y का वैल्यू क्या है सर, o पे y का वैल्यू है 0 एंड a पे y का वैल्यू क्या है सर, a पे y का वैल्यू है 2। तो सिंपली इस इंटीग्रेशन का लिमिट हमें पता है इंक्रीजिंग मैनर में y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 2 y dy। बस इसको प्यार से इंटीग्रेट कर दो, तो y dy का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 टू 2, तो 4 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, सो बेसिकली 5 इंटू 4 बाई 2, इसका आंसर हो गया 10। बस और कुछ नहीं, ये एक टेक्निक हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा एक और टेक्निक है दैट इज बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म, मैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, तुम लोग इसको कंप्लीट करोगे आराम से। देखो ये हो गया, इसका हमें आंसर मिल चुका है एंड इट इज कंप्लीटली डन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैं एक और टेक्निक में, एक और अप्रोच में यहाँ पे तुम लोगों को समझा रहा हूँ। क्या करना होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, क्या होता है, ये जो इक्वेशन है दैट इज x प्लस 2y, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है यहाँ पे, एंड इन दोनों को हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना होता है, दैट इज द पैरामीटर, है ना, जो कि हम लोग जनरली टी लेते हैं, टी एज द पैरामीटर हम लोग लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ दैट इज y इक्वल्स टू टी ले लेता हूँ। तो अगर y टी होगा तो x क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2t। बस ये जो t है यही t, एक ये जो t है ये पैरामीटर है, और ये जो फॉर्म हम लोगों ने x एंड y का लिखा है दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमें इंटीग्रेट, देखो तो यहाँ से dy क्या मिल रहा है सर, dy हो जाएगा dt एंड dx क्या हो जाएगा 2 इंटू dt, ठीक है। अब जो इंटीग्रेशन था, है ना, कौन सा, ये था हम लोग का इंटीग्रेशन, ये था हम लोग का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये फिर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ओवर ओ ए हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस आई वाई, तो x के जगह पे आएगा 2t माइनस आई वाई के जगह पे आएगा आई टी। अच्छा, फिर dx के जगह पे आ जाएगा 2dt प्लस आई डी टी। तो देखो बेसिकली सेम ही फॉर्मेट बन रहा है ना, जो मेरा फॉर्मेट यहाँ पे बना था आई वाई से, वही यहाँ पे बन रहा है टी से, और कुछ नहीं। लेकिन ये भी एक अप्रोच होता है, जनरली ये बहुत काम आता है जब हम लोग को थीटा वाला फॉर्म मिलता है, पोलर फॉर्म, तो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा का पैरामेट्रिक इक्वेशन हेल्प होता है सॉल्व करने के लिए। एंड मैं कोशिश करूँगा एक क्वेश्चन उस फॉर्मेट से भी दिखाने का, ठीक है, लेकिन उसके पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया, तो अब वही सेम टेक्निक से यहाँ पे जो टर्म्स है वो बाहर जाएगा, जिसको जो कॉमन लेके तुम लोग बाहर कर सकते हो उसको कर देना बाहर, है ना, आराम से। तो फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, तो देखो यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे 2 माइनस आई एंड 2 प्लस आई, जिस तरीके से बाहर जाएगा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन ओवर ओ ए, और यहाँ पे रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली टी कॉमन जाएगा यहाँ से, डी टी, टी डी टी ऐसा कुछ आ रहा है। अब टी का लिमिट, है ना, देखो टी का लिमिट कैसे करना है, जब z, देखो z इक्वल्स लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में ध्यान देना, z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 4 प्लस 2i, ओके। तो जब z 0 होगा दैट मीन्स x भी 0 होगा एंड y भी 0 होगा, और अगर x एंड y दोनों 0 है तो ऑब्वियसली जब z 0 होगा t भी 0 होगा, एंड जब z का वैल्यू 4 प्लस 2y है जो कि अपर लिमिट है, दैट मीन्स x का वैल्यू है 4
एंड y का वैल्यू है 2, तो इसका मतलब t क्या लेना है हमें, t क्या लेने से ये सेटिस्फाइड होगा सर, t का वैल्यू 2 लेने से ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो t इक्वल्स टू 2, तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्या बन रहा है, फिर लोअर लिमिट बन रहा है t इक्वल्स टू, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2। इंटीग्रेट करोगे सेम तरीके से एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा 10, ठीक है। अब इसी सेम फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद इन द सेम इंटरवल फिर से, लेकिन सेकंड केस में, सेकंड पाथ के लिए स्ट्रेट लाइन का फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, बोल रहा है कि पहले हमें जाना है अलोंग द स्ट्रेट लाइन z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2i, एंड देन अलोंग द स्ट्रेट लाइन z इक्वल्स टू 2i टू z इक्वल्स टू 4 प्लस 2i। देखो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है 0 से लेके 4 प्लस 2i तक हमें जाना तो है ही, 0 मतलब o से a तक हमें तो जाना है, o है हम लोग का लोअर लिमिट, a है हम लोग का अपर लिमिट, वो तो क्लियर है, लेकिन डिफरेंट पाथ से हमें जाना होता है। अब ये पाथ जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन रहेगा 200%, ये मेंशन कर देगा, थोड़ा सा लाइट चलाएगा और कुछ नहीं। तो लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखना, पाथ चेंज करने से आंसर डिफरेंट मिलने, जनरली डिफरेंट ही मिलता है। कुछ एक आधा पर्टिकुलर केस है जो हम लोग देखेंगे जहाँ पे क्या होता है कि पाथ चेंज करने से आंसर डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ओ से लेके ए तक तो हमें जाना ही है, क्योंकि ओ है हम लोग का लोअर लिमिट, ए है हम लोग का अपर लिमिट, ये डिस्टेंस तो हमें तय करना ही है। जो चेंज होगा दैट इज द पाथ दैट वी आर हैविंग। तो फॉर द फर्स्ट केस हम लोगों ने सिंपली डायरेक्टली ओ से ए तक का एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ले लिया था, लेकिन इस बार के लिए क्या करना है बेटा समझना, इस बार इस पाथ को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया गया है। पहले बोल रहा है कि ओ से लेके z इक्वल्स टू 2i, ठीक है, z इक्वल्स टू 2i मतलब समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट। तो पहले हमें ये डिस्टेंस तय करना है, पहले हमें अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन जाना है, फिर इस स्ट्रेट लाइन से यहां तक जाना है। तो ये होगा पाथ फॉर दिस सेकंड केस। तो इसको हमें ब्रेक करके इंटीग्रेट करना है, लिमिट को दो हिस्सों में ब्रेक करके इंटीग्रेट करना है, जो हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा बाय द वे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे मिस कर दिया था, है ना। देखो ये एक्चुअली मैंने वो मेंटेन किया और मैं मेंटेन करता हूँ, इसीलिए मैं ये भूल गया था, अदरवाइज एरो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था, है ना। हम लोगों ने जो डिरेक्शन फॉलो किया था, क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल होता है, जो मैंने लाइन इंटीग्रेशन में भी बताया है, पाथ उल्टा कर दोगे इंटीग्रेशन का वैल्यू तो सेम रहेगा, सामने का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाता है अगर हम लोग ये ए टू ओ करते हैं ना, इस डायरेक्शन में अगर इंटीग्रेट करते, लेकिन ओ ए करना है क्योंकि हमें जाना है 0 to 4 फ्रॉम 0 to 4 प्लस 2i, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट हमें इंटीग्रेट करना है, राइट। तो एरो का डायरेक्शन सही रखना, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर दिया था। एनीवेज तो अब इस पे आ जाते हैं, है ना। ये मैंने यहाँ पे देखो बना लिया है इस केस को। क्या हम लोग लाइट वापस ला सकते हैं, वैसे कोशिश करके देखते हैं। आ गया रोशनी जिंदगी में। ओके तो क्या बता रहा था मैं, हाँ तो ये हम लोग करेंगे अभी दूसरा वाला केस, जहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इसलिए पॉइंट को सॉर्ट आउट कर लिया है। तो पहले तो हमें इसको इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चलना है, z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2i, राइट। 0 मतलब तो ओरिजिन और z इक्वल्स टू 2i मतलब 0 प्लस 2i, मतलब पॉइंट का बना 0,2, जो कि मैंने यहाँ पे b से डिनोट किया है। ओके तो फर्स्ट पाथ तो हम लोगों का ये बनेगा ओ बी स्ट्रेट लाइन, है ना। तो फर्स्ट पाथ हम लोगों का ये बनेगा ओ बी स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली इस इंटीग्रेशन को हम लोग ब्रेक कर लेंगे दो हिस्सों में। पहले हमें ओ बी पाथ को फॉलो करते हुए चलना है, ओ बी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चलना है, एंड हमें इसको इंटीग्रेट करना है। फंक्शन सही रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा वो भी सही रहेगा, सिर्फ लिमिट इंटीग्रेशन का वो हमें एक बार देख लेना है। जैसे हम लोग बी पहुंच गए एंड देन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z equals to 2i, that is from b point to z equals to 4 plus 2i, that is, अरे ये मेरा हिल गया, हिल 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 फिर से हिल गया, हिल 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 हिल, हाँ अब सीधा है, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा पाथ, that is b to a, है ना। देखो डायरेक्शन समझना, b from b to a हम लोग जा रहे हैं, और लिखा भी है from b to a, ठीक है। ये बना from o to b। तो फिर आफ्टर मतलब तो सी जो पाथ था, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे फिर सी पाथ मेरा क्या है सर, सी हम लोग का ये एंटायर ये पाथ हम लोग का पूरा सी पाथ है फ्रॉम ओ टू ए, ये मेरा सी पाथ है,
ये मेरा पूरा सी पाथ है, लेकिन सी पाथ दो हिस्सों में टूटा हुआ है, दो पोर्शन में, ये हम लोग को ब्रेक करके इंटीग्रेट करना है, जस्ट लाइक दिस। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मेरा पूरा सी पाथ है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसको ब्रेक करके करना है कुछ इस तरीके से। तो x माइनस आई वाई को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस आई डी वाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ क्योंकि जगह कम है। और चलो, तो फर्स्ट केस के लिए जब हम लोग OB के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग से लिख सकते हैं ऑन OB। देखो OB पे सिचुएशन क्या है, थ्रू आउट OB, इस OB के ऊपर, मतलब OB जो स्ट्रेट लाइन है, तुम लोग डायग्राम में देखते रहना, एक निगाहें जो है डायग्राम के ऊपर होना चाहिए। इस OB के ऊपर हम लोग कोई भी पॉइंट ले OB के ऊपर, उसमें एक चीज फिक्स्ड है, दैट इज x का कोऑर्डिनेट जो कि 0 होगा, सिर्फ y चेंज करेगा। शायद यहाँ पे y जो है वो 1 हो, शायद यहाँ पे y 1.5 हो, यहाँ पे y का वैल्यू 2 होगा, तो इस तरीके से y का वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन थ्रू आउट इस OB स्ट्रेट लाइन के ऊपर x फिक्स्ड है, x इक्वल्स टू 0 जो है वो कांस्टेंट है। वैरी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है y का वैल्यू, और y का वैल्यू वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, कौन से वैल्यू से कौन से वैल्यू तक कर रहा है। सर y का वैल्यू जो कि बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू है, दैट इज 0 से लेके b तक इसका वैल्यू वैरी हो रहा है, दैट इज 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 2। ये मेरा OB का सिचुएशन बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर x इक्वल्स टू 0 है ना OB के ऊपर, तो यहां से मुझे dx क्या मिल जाएगा, सर dx भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दोनों साइड डेरिवेटिव कर देंगे, 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, ठीक है। सर लगे हाथ BA का भी समझ लेते हैं, BA का भी देख लेते हैं। सर BA में क्या हो रहा है, सर BA के ऊपर फिर से, BA के ऊपर सर x का वैल्यू तो चेंज हो रहा है ना, x यहाँ पे शायद मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, लेकिन y फिक्स्ड है थ्रू आउट। देखो y का वैल्यू 2 है एंड जो कि फिक्स रहेगा ऑन द स्ट्रेट लाइन BA, क्योंकि सर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही है y इक्वल्स टू 2, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही था x इक्वल्स टू 0, कौन सा OB स्ट्रेट लाइन का, है ना, OB स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही था x इक्वल्स टू 0, BA स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही था या फिर है y इक्वल्स टू 2, राइट। तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 2 जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर y इक्वल्स टू 2 है तो dy भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक ये मिल गया। दूसरा, x का वैल्यू कहां से कहां वैरी कर रहा है, सर x का वैल्यू 0 से लेके 4 तक वैरी कर रहा है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। रेडी है हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए, बिल्कुल रेडी है। तो आ जाओ फिर अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस OB सेगमेंट के लिए मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लूँ, हाँ येलो पे वापस चलते हैं। OB के लिए हम लोग का लिमिट क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, सर OB का लिमिट लगेगा, समझना, y का लिमिट होगा एंड लिमिट होगा 0 टू, मैं यहाँ पे y के फॉर्म से लिखता हूँ तो समझ में आएगा, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 2, ठीक है। और x इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा एंड dx भी 0 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या, माइनस yi इंटू आई डी वाई। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। कैलकुलेशन हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से करेंगे कैलकुलेशन को लेके कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, BA के ऊपर आ जाते हैं। सर BA में क्या हो रहा है, पहले तो लिमिट देख लो, सर लिमिट होगा x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4, बहुत बढ़िया। तो ऑटोमेटिकली जो टर्म है जो जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो भी हमें x में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज y इक्वल्स टू 2 होगा और dy होगा 0, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगा, x माइनस 2i dx। चलो हो गया। अब सर इंटीग्रेट करना है, आ जाओ इंटीग्रेट करें। देखो i इंटू आई होगा आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर के सामने होगा एक माइनस साइन, तो माइनस आई स्क्वायर मतलब +1 हो जाएगा। तो बेसिकली इस फर्स्ट टर्म से मुझे मिलेगा 0 टू 2 वाई स्क्वायर डी वाई, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं वाई डी वाई, ठीक है। माइनस आई स्क्वायर वो प्लस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। फिर अभी प्लस साइन होगा, फिर इसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हो रहा है कि x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4 x dx एक टर्म बनेगा, माइनस 2i जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, x इक्वल्स टू 0 टू 4
हाँ सिर्फ dx रहेगा यहाँ। तो अभी इंटीग्रेशन एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से ये तो हो गया वाई स्क्वायर बाई टू एंड इसके ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब बेसिकली ये होगा 2² बाई 2 प्लस ये होगा x² बाई 2 मतलब 4² बाई 2 माइनस ये होगा 2i इंटू 4। सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 16/2 मतलब 8 और ये हो गया 2 मतलब 10, ठीक है, और यहाँ से मिल जाएगा -8i। तो बेटा देखो अगर ये वाला पाथ हम लोग ले, ये वाला सी पाथ ले ऐसे ब्रेक करके, तो हमें उसी सेम फंक्शन का उसी सेम लिमिट के लिए इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिल रहा है 10 - 8i। और अगर हम लोग जो दूसरा पाथ ले रहे थे वहाँ पे हमें हालांकि आंसर मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ 10। तो यही मैं बता रहा था कि पाथ के ऊपर आंसर वैरी कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन कुछ ऐसा एक आधा केस है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पाथ कुछ पर्टिकुलर केसेस में वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगा, वो हम देखेंगे। डू नॉट वरी, कुछ थ्योरम्स है उसके लिए जो हम लोग करेंगे। तो ये है फिलहाल सिचुएशन फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जो हम लोगों ने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को किया कैसे जाता है, डायग्राम ड्रॉ करके और इस तरीके से लिमिट्स वगैरह लेके फंक्शन को वेरिएबल में कन्वर्ट करके इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं काम करता हूं, इस वीडियो को यहीं तक ही रख रहा हूं, है ना। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉशीज थ्योरम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम है, वो भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।